प्रिय छात्र छात्राएं, सुप्रभात। आज हम लोगों का विषय है लक्ष्य और उद्देश्य का निर्माण। क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसके लक्ष्य अथवा उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। उद्देश्य के निर्धारण के बाद ही कोई कार्य क्रियान्वित किया जाए तो सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए नागरिक शास्त्र शिक्षण है, तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है? योग्य नागरिकों का निर्माण करना। योग्य नागरिक कौन होता है? योग्य नागरिक से आशय कि उनमें जो है निर्णय लेने की क्षमता हो, उनमें नैतिकता हो, भाईचारा हो, सदाचार हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो, आदि गुणों का निर्माण और विकास किया जाए। बी.डी. भाटिया साहब कहते हैं कि लक्ष्य तथा उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल यानी साध्य को नहीं जानता, कहाँ जाना है उसको पता नहीं, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों की थपेड़े खाती हुई किसी भी तट पर जा लगेगी। मेरे विद्यार्थियों से आज पूछिए कि भैया आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? पापा जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। मैंने कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं होता है। तो किसी कार्य की पूर्ण सफलता लक्ष्य अथवा उद्देश्य पर निर्भर करती है। अब यहाँ हमको चर्चा करना है कि लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या ये एक ही शब्द के दो अर्थ हैं या पर्यायवाची है। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग प्रचलित है, जिन्हें क्रमशः लक्ष्य यानी एम्स तथा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने हिंदी शब्दावली में भ्रम पैदा कर दिया है। भ्रम क्या है कि कहीं लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, कहीं अलग है। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करना आवश्यक प्रतीत होता है। 1967 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग ने विभिन्न विषयों हेतु एक मानकीकृत शब्दावली प्रकाशित की थी। इस शिक्षा हेतु निर्मित मानकीय शब्दावली के भाग 2 और 4 में स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शब्दों यानी एम्स तथा ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्रमशः लक्ष्य और उद्देश्य लिखा गया है। अब लक्ष्य क्या है? व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई क्रिया करता है। कुछ कार्य निरर्थक करता है, कुछ कार्य सार्थक करता है, जिनका परिणाम निरर्थक कार्यों का परिणाम सार्थक नहीं होता है। अतः किसी कार्य को करने के लिए लक्ष्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। लक्ष्य कार्य का मार्ग निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है। तो लक्ष्यों का निर्धारण सामाजिक रीति रिवाज, संस्कृति, आवश्यकता, सामाजिक दर्शन के आधार पर होता है तथा संपूर्ण समाज तथा देश तथा उसका चिंतन भी लक्ष्यों के निर्धारण से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य दूरगामी, आदर्शमूलक तथा कठिन होते हैं। लक्ष्यों को शैक्षिक उद्देश्य अथवा परंपरागत उद्देश्य कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। इस प्रकार लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। लक्ष्यों में दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता होती है। लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए रिवालिन ने लिखा है कि शिक्षा सप्रयोजन एवं नैतिक क्रिया है, अतः लक्ष्य रहित शिक्षा विचारणीय नहीं है। दर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रभावित होते हैं तथा इनका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रिवालिन के तर्क से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक उद्देश्य एम्स यानी लक्ष्य समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए, जिनकी प्राप्ति विद्यालय द्वारा होती है। यही कारण है कि समाज द्वारा तिरस्कृत शैक्षिक उद्देश्य कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार समाज ऐसे लक्ष्यों को स्थिर नहीं रहने देता जिसमें उनमें परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि शिक्षा भी एक स्वयं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो लक्ष्यों को C.B. गुड ने कहा कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होते हैं जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। और बैसले कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों का अभिप्राय है विद्यालय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों का चयन करना। आर्य शर्मा कहते हैं कि शैक्षिक लक्ष्य सामान्य कथन होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है तथा इनका स्वरूप व्यापक होता है। यह शिक्षण को दिशा प्रदान नहीं करते। यल्केवोर्ड कह रहे हैं कि एम्स को हिंदी शब्दावली के उद्देश्य मानकर उनके संबंध में लिखते हैं कि उद्देश्यों के पीछे दूरदृष्टि होती है।
जो बहुत दूर भविष्य की ओर संकेत करती है। उत्थंदेश, उद्देश्य माने हमेशा ऊंचे देखना। उद्देश्यों का वस्तुनिष्ठता के साथ मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दीर्घकालिक होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में समाज के विशेष आदर्शों, मूल्यों, आकांक्षाओं तथा उच्च जीवन की परिकल्पना सन्निहित होती है। दर्शन के अतिरिक्त समाजशास्त्र भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षा के उद्देश्यों साधनात्मक भी हो सकते हैं एवं साध्य भी हो सकते हैं, प्रायः जीवन की प्राप्ति का साधन होती हैं। इस दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों के साधन हैं, किंतु यदि शिक्षा को विकास का प्रतीक माना जाए तो शिक्षा के उद्देश्य साध्य भी बन जाते हैं। अब उद्देश्यों की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसके लिए जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है उसे उस लक्ष्य के उद्देश्य कहते हैं। अतः लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि उद्देश्य शिक्षण के होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। ये अनुदेशन के मार्गदर्शक होते हैं। इनके द्वारा मूल्यांकन भी संभव है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण प्रमुख रूप से छात्रों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन हेतु किया जाता है। इनका क्षेत्र एवं रूप बहुत ही सीमित यानी संकुचित होता है, यानी लक्ष्य व्यापक और लक्ष्य उद्देश्य संकुचित। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उद्देश्यों का प्रयोग तकनीकी रूप से बोबिट महोदय ने किया है। इकाई की योजना बनाने के बाद शिक्षक अपने प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करता है और यह प्रक्रिया उद्देश्यों के अभाव में अपूर्ण है। उद्देश्यों के निर्धारण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं पर आधारित होती है। कक्षा शिक्षण में जाने से पहले अध्यापक के मस्तिष्क में एक बात आती है कि मैं जो शिक्षण करने जा रहा हूँ इससे छात्रों में किस प्रकार के परिवर्तन संभव है, या यूँ कहा जाए कि इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या क्या नई बातें आएंगी। इस प्रकार के परिवर्तन अथवा नई बातें ही शिक्षा के उद्देश्य हैं। NCERT नई दिल्ली के एक प्रकाशन में उद्देश्यों के संबंध में प्रकाशित किया गया है कि उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। तो CB गुड कहते हैं कि उद्देश्य वह मापदंड है जिसके द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि उद्देश्य छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये स्पष्ट होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहता है, उसे शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार से उद्देश्य वह दिशा बिंदु हैं जिनकी ओर शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया आधारित होती है। उद्देश्य में व्यावहारिकता अधिक होती है। इसको प्राप्त करने का दायित्व शिक्षक के कंधों पर होता है। जब तक हम शिक्षक अपने शिक्षा प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करते, तब तक उस प्रक्रिया का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता। अर्थात अगर हम ये कहें कि उसकी दिशा एवं दशा दोनों ही अनिश्चित होती है। अगर अध्यापक सक्रिय है, अगर मान लीजिए शिक्षण में अध्यापक सक्रिय है तो शिक्षण के दौरान केवल अध्यापक ही सक्रिय नहीं रहता बल्कि छात्र भी सक्रिय रहता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं और इन व्यवहारों में परिवर्तन लाना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अथवा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अब लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर की बात करें तो लक्ष्य एक सामान्य कथन है, उद्देश्य एक निश्चित या अभिष्ट कथन है। लक्ष्य का संबंध शिक्षा क्रम से के समस्त विषयों से होता है, जबकि उद्देश्य का संबंध विषय के शिक्षण से होता है। लक्ष्य में आदर्शवादिता होती है, उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। इसकी प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जबकि उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि
इनमें वो व्यावहारिकता होती है। दूसरे शब्दों में उद्देश्य प्रकथनीय है, प्रापनीय है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है, इसलिए इसमें अधिक समय लगता है। जबकि उद्देश्य लक्ष्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, इनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। लक्ष्य विद्यार्थियों को स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देते, जबकि उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। लक्ष्य व्यापक होता है, उद्देश्य सीमित होता है। लक्ष्य को परिभाषित करना कठिन होता है, उद्देश्य को परिभाषित करना कठिन नहीं होता है। लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं, उद्देश्य अल्पकालिक होते हैं। लक्ष्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों का निर्धारण में सहायक नहीं होते, जबकि उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। लक्ष्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को प्रदान की जाने वाली वांछित दिशाएं हैं, अतः शिक्षा के लक्ष्यों को विषय के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि उद्देश्य लक्ष्यों से विकसित एवं उत्पन्न होते हैं। अतः प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक चरण होता है, प्राप्ति का एक चरण होता है। इस प्रकार अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम इस बात में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।